हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ऑलरेडी जीएस घुरिये के जीवन परिचय के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और आज इसी कड़ी में जीएस घुरिये के मुख्य विचार आखिर में कौन कौन से हैं, क्योंकि ये आप सभी को पता है कि जीएस घुरिये जी जो हैं वो भारतीय समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो आखिर में जीएस घुरिये जी ने समाजशास्त्र में अपना जो प्रमुख योगदान दिया है वो कौन कौन से हैं, इनके मुख्य कौन से विचार रहे हैं, इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इसके साथ ही मैं एक बात और अवश्य बता देना चाहती हूँ कि आज का लेक्चर हो सकता है कि थोड़ा आप लोगों को लेंदी लगे, थोड़ा बड़ा लेक्चर हो सकता है, लेकिन एक बार अगर आप लोग इसे ध्यान से समझ लेंगे तो जीएस घुरिये से संबंधित जो इनके विचार हैं इसके बारे में आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ टॉपिक इसमें से कट कर दूं, लेकिन मुझे ऐसा फिर लगा कि नहीं, जो इग्नू के कम से कम बुक में है वो कंटेंट आप लोगों तक पहुंचने चाहिए। तो इसके लिए मैंने भले थोड़ा सा, ये कुछ 12 पेज का है, लेकिन इसको हम सभी मिलके और कवर करेंगे अच्छे से, तो समझेंगे कि आखिर में जीएस घुरिये के मुख्य विचार कौन कौन से हैं। तो चलिए हम लोग इनके एक एक जो विचार हैं उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इनका पहला जो अध्ययन है वो हम लोग देखेंगे कि भारत में जाति और नातेदारी व्यवस्था पे इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। तो इससे संबंधित इनके क्या विचार रहे हैं ये हम लोग समझते हैं। 1930 के दशक के आरंभ में उन्होंने भारत में जाति और प्रजाति पर कास्ट एंड रेस इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। यहाँ पे आप लोगों को साथ ही साथ एक एक फैक्ट्स भी मिलते जाएंगे जो कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग बाद में चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि जो इग्नू का कंटेंट है वो आप सभी तक पहुँचे। भारतीय जातियों के संबंध में जानकारी के लिए यह पुस्तक आज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने जाति प्रथा की ऐतिहासिक, तुलनात्मक और एकीकृत परिप्रेक्ष्य में जांच की है। तो यहाँ पे आप लोगों को लाइन बहुत ही सिंपल लग सकती है, लेकिन आप लोग एक एक लाइन को गौर फरमाइएगा, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इन्होंने लिखा है कि इस पुस्तक में इन्होंने जाति प्रथा की ऐतिहासिक, तुलनात्मक और एकीकृत परिप्रेक्ष्य की जांच की है। यही लाइन आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसके एक एक जो पॉइंट्स हैं उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। इग्नू का जो मटेरियल होता है इसकी अपनी यही खासियत होती है कि हमें देखने में लगेगा कि ठीक है, क्या है, एक बार पढ़ लेंगे हो जाएगा, लेकिन इसकी एक एक लाइन जो होती है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बाद में उन्होंने भारत यूरोपीय संस्कृतियों में नातेदारी व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो कहाँ के? भारत और यूरोपीय संस्कृतियों का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। अपने नातेदारी और जाति के अध्ययनों में घुरिये ने दो मुद्दों पर विशेष बल दिया है। भारत की नातेदारी और जाति व्यवस्था की तरह कुछ अन्य देशों में भी ऐसी ही व्यवस्था है। पहला तो पॉइंट ये हो जाता है। और दूसरा कि भारत में नातेदारी और जाति व्यवस्था एकीकृत ढांचे का काम करती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नातेदारी और जाति व्यवस्था को इन्होंने एकीकृत ढांचे के रूप में देखा है। भारतीय समाज का विकास इन व्यवस्थाओं के माध्यम से विभिन्न जाति और जनजातीय समूहों के एकीकरण पर आधारित है। गोत्र और चरण भारतीय यूरोपीय भाषाओं की तुलना स्वजन श्रेणियाँ, जिसे किन कैटेगरीज कहते हैं, इन थी जिन पर लोगों के पद और परिस्थिति की व्यवस्था आधारित की गई है। ये श्रेणियाँ अतीत काल में ऋषियों ने दी हुई थी। ये ऋषि ही गोत्र और चरण के वास्तविक या आधारनामी संस्थापक हम कह सकते हैं कि इन्होंने ही इसका जो गोत्र और चरण है इन सब का इन्होंने बेस तैयार किया था, जो हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि थे। भारत में वंश क्रम का उद्भव जरूरी नहीं है कि रक्त संबंधों के से ही सहेजा जाए। बहुत सी वंश परंपराएं प्रायः अतीत के ऋषियों के आध्यात्मिक उद्भव पर आधारित थी। नातेदारी व्यवस्था से परे गुरु शिष्य संबंध भी दिखाई देते हैं। ये भी आध्यात्मिक वंशाक्रम पर आधारित थे।
शिष्य के अपने वंश के उद्भव अपने गुरु में खोज कर विशेष गर्व का अनुभव होता है। इसी प्रकार जाति और उपजाति लोगों को व्यवस्थाबद्ध रूप में एकीकृत करती थी, जो उनके वंश की शुद्धता और अशुद्धता अर्थात छुआछूत पर आधारित थी। अंतर्विवाह और सहभोजिता के जो नियम जातियों को एक दूसरे से अलग करते थे, ये वास्तव में जातियों के एकीकरण के साधन के रूप में थे तथा विभिन्न जातियों की सामूहिकता या समष्टि में संगठित करते थे। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो ये अंतर्विवाह था अर्थात अपनी ही शादी में अपनी ही जाति में विवाह करना, और सहभोजिता जो कि हमें किसके साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, किससे नहीं के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, तो ये सभी जो नियम थे वो जातियों को एक दूसरे से अलग तो करते थे, वे वास्तव में जातियों के एकीकरण के साधन के रूप में भी हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि जो विभिन्न जातियां हैं वो अलग अलग भागों में तो बढ़ जाती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक यूनिटी या एकीकरण के रूप में दिखाई देती थी। इस एकीकरण के लिए हिंदू धर्म में संकल्पनात्मक और अनुष्ठान संबंधी निर्देशक सिद्धांत दिए गए। भारत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र की व्याख्या द्वारा जाति विन्यास और कर्मों के वैधिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो यहाँ पे भारत में जाति और नातेदारी व्यवस्था किस प्रकार से देखने को मिलती है, यहाँ पे ये घुरिये का इससे संबंधित विचार था। यहीं पे इनका जो दूसरा विचार है वो है भारत में जाति की नई भूमिकाएं। आखिर में भारत में जाति की कौन कौन सी भूमिकाएं देखने को मिली हैं, तो जाति के संबंध में घुरिये की पुस्तक कुछ दिलचस्प पूर्व अनुमान थे जो बाद में सही साबित हुए। एक तो उन्होंने यह देखा कि भारतीय जातियों ने स्वैच्छिक संगठनों को शिक्षा और सुधारवादी उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी संदर्भ में दक्षिण भारत में नादार, रेड्डी और कम्मा जातियों ने, महाराष्ट्र के सारस्वत ब्राह्मणों ने और उत्तर भारत के वैश्यों और कायस्थों ने, यहाँ पे जो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये अपनी जाति सभाओं की स्थापना किए थे। घुरिये का अनुमान था कि भविष्य में ये सभाएं अपनी जाति संबंध के आधार पर लोगों में राजनैतिक जागरूकता भी पैदा करेंगे, जैसा कि आज हम लोगों को देखने को मिलता है। आज़ादी के बाद भारत में जाति सभाएं अपनी जाति के लोगों को राजनैतिक रियायतों या सुविधाएं दिलवाने के लिए काफ़ी प्रयत्नशील रहीं। कुछ वर्षों बाद राजनैतिक विश्लेषक रजनी कोठारी के जाति पर आधारित सभाओं का व्यापक रूप से विश्लेषण किया है। तो रजनी कोठारी ने जाति पर आधारित सभाओं का व्यापक रूप से विश्लेषण किया हुआ है। घुरिये के विपरीत कोठारी ने इस जाति आधारित सभाओं की सामाजिक कल्याण की गतिविधियों जैसी सकारात्मक भूमिकाओं को मान्यता दी है। घुरिये के अनुसार जाति सभाओं ने लोकतांत्रिक ढांचे में लोगों की राजनैतिक आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास भी किया है। घुरिये ने पिछड़े वर्गों द्वारा पहले से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न आंदोलनों की ओर संकेत किया है। ऐसा प्रतीत होता था कि ये संघर्ष भारतीय समाज की एकता को कम महत्व दे रहे हैं। इस प्रकार जाति व्यवस्था इस अर्थ में बहुवादी बनती जा रही थी। तो ये उस समय की बात घुरिये करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो एक देखने को मिल रहा था कि जो जातियां थी वो अपने अपने खुद के अधिकारों के लिए अपना अपना जो प्रभाव था वो दिखा रही थी, और इसके कारण कहीं ना कहीं जो ये संघर्ष है वो भारतीय समाज की एकता को कम महत्व दे रहे थे। और इस प्रकार जाति व्यवस्था इस अर्थ में बहुवादी अर्थात प्लूरलिस्ट बनती जा रही थी। अर्थात ये बहुत सारे जो विचारधारा हैं सबकी अपने अपने इस प्रकार से हमें जाति व्यवस्था देखने को मिल रही थी कि जितनी जातियां थीं सबकी अपनी अपनी विचारधारा थी, अपने अपने उनके अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं अपनी सहमति थी कि हमें ये अधिकार मिलने चाहिए। तो इस प्रकार से विभिन्न जातियों में अपने अपने मतभेद देखने को
मिलते थे। इसका मतलब है कि प्रत्येक जाति अपनी जाति के लिए दूसरों की अपेक्षा राष्ट्रीय संपत्ति का ज़्यादा से ज़्यादा भाग हथियाना चाह रही थी। तो ये आप लोगों को घुरिये के विचारों में ये सब देखने को मिल रहा है। इस प्रकार विशेषाधिकारों को पाने के लिए इन जातियों की होड़ ने समाज की एकता को हानि पहुंचाई थी। तो किस प्रकार से घुरिये ने बताया कि जो एक जाति व्यवस्था थी वो किस प्रकार से जो भारत की राष्ट्रीय एकता थी उसको कहीं ना कहीं खंडित करने का काम किया था। कहीं ना कहीं इससे जो भारत की एकता थी वो हमें डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रही थी। अब भारत में जनजातियों का अध्ययन भी घुरिये ने किया है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। घुरिये ने अपने अध्ययन में जनजातियों पर व्यापक शोध कार्य किया है। इसके साथ साथ उन्होंने जनजातियों के विशिष्ट मुद्दों पर भी अध्ययन किया है। उन्होंने अनुसूचित जनजातियों पर अपनी पुस्तक में भारत की जनजातियों के ऐतिहासिक, प्रशासनिक और सामाजिक आयामों का वर्णन किया है। उन्होंने महाराष्ट्र की विशिष्ट जनजातियों जैसे कि कोली के संबंध में भी लिखा है। घुरिये के विचार में भारतीय जनजातियों की स्थिति पिछड़े वर्गों के हिंदुओं जैसी ही थी। उनके पिछड़ेपन का कारण था उनका हिंदू समाज में पूरी तरह से एकीकृत न होना। अर्थात इन्होंने माना है कि जो भारतीय जनजातियाँ थीं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से हिंदू जो धर्म था उसको नहीं अपना पाई थी और इसके कारण वह काफ़ी पिछड़ी हुई थी। दक्षिण मध्य भारत में रहने वाले संथाल, भील और गोंड आदि जनजातियों के कुछ भाग हिंदू समाज में पूरी तरह से एकीकृत हो गए, लेकिन इनका बहुत बड़ा भाग कभी भी पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं हुआ। इन परिस्थितियों से इनके बारे में केवल यही कहा जा सकता है कि ये लोग हिंदू समाज में पूर्ण रूप से एकीकृत वर्ग नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो एक बहुत ही फेमस कोट है कि इन्होंने जनजातीय जो लोग थे उनको पिछड़े हिंदू कहा था। तो यहाँ पे आप लोगों को इस जो इनकी विचारधारा है भारत में जो इन्होंने जनजातियों का अध्ययन किया है तो किस प्रकार से ये कहते हैं कि जनजातियाँ इसीलिए पिछड़ी रह गई क्योंकि ये हिंदू धर्म को पूरी तरह से अपना नहीं पाई थी। तो यहाँ पे हम लोगों को इनकी जो विचार है जनजातीय समाज के बारे में वो देखने को मिल रही है। जनजातीय जीवन में हिंदू धर्म के मूल्यों और प्रतिमानों को सम्मिलित करना एक सही कदम था। हिंदुओं के सामाजिक वर्गों के साथ बढ़ते हुए संपर्क के कारण जनजातियों ने धीरे धीरे हिंदुओं के कुछ मूल्यों और जीवन पद्धति को आत्मसात कर लिया और उन्हें हिंदू जाति व्यवस्था का ही अंग समझा जाने लगा। फलस्वरूप जनजाति के लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, शिक्षा प्राप्त करना आरंभ कर दिया और हिंदू कृषकों के प्रभाव से कृषि के तरीकों में भी सुधार किया। इस विषय में रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज जैसे हिंदू स्वैच्छिक संगठनों ने रचनात्मक भूमिका अदा की है। उत्तर पूर्वी जनजातियों पर लिखी अपनी बाद की रचनाओं में घुरिये ने अलगाववादी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है, जो कि नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है, जैसे कि जो आपका सिक्किम के उधर का एरिया पड़ जाता है, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये जो स्टेट हैं इनका इन्होंने कहा है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं एक अलगाववादी विचारधारा जनजातियों के बीच में देखने को मिल रही थी। उनके विचार में यदि इन प्रवृत्तियों को न रोका गया तो देश की राजनैतिक एकता को खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने जनजातियों का जो अध्ययन किया था उसके बारे में ये घुरिये का विचार था। अब यहाँ पे भारत में ग्रामीण शहरीकरण के बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया है कि किस प्रकार से भारत में जो शहरीकरण हमें देखने को मिलता है। तो घुरिये कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जो औद्योगिक विकास है उसके कारण भारत में शहरीकरण का हमें प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, बल्कि कहीं ना कहीं ये हमारे गांव से प्रारंभ होके और शहरीकरण के रूप में दिखाई दिया है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। घुरिये की ग्रामीण शहरीकरण की प्रक्रिया में
दिलचस्पी थी। उनका यह मत था कि भारत में शहरीकरण औद्योगिक विकास का परिणाम नहीं है। भारत में 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक शहरीकरण की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों से ही आरंभ हुई थी। उन्होंने इसकी पुष्टि में कुछ संस्कृत ग्रंथों और दस्तावेजों के उदाहरण देकर बताया कि सुदूर गांवों में बाजार की आवश्यकता के कारण शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ। जो दूर दूर के गांव थे वहां पे एक दूसरे से जो सामानों का जो लेन देन होना था उसके लिए कहीं न कहीं एक बाजार व्यवस्था का आवश्यकता महसूस हुआ और इसके कारण से कहीं न कहीं शहरी क्षेत्रों का विकास हमें देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो कृषि व्यवस्था के विस्तार के कारण आवश्यकता से अधिक अनाज की पैदावार होने लगी और इसके विनिमय अर्थात खरीदने बेचने के लिए और अधिक मंडियों और बाज़ारों की ज़रूरत थी। कई ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बड़े गांव के एक भाग को मंडी या बाजार में बदल दिया गया था और इसके फलस्वरूप ऐसे क्षेत्रों में कस्बों का निर्माण हो गया जिसमें धीरे धीरे प्रशासनिक, न्यायिक और अन्य संस्थाएं भी बन गईं। यहाँ पर यह बताना उचित होगा कि शहरी केंद्रों के निर्माण में भी सामंतवादी संरक्षण का हाथ रहता था। तो कहीं न कहीं जो एक शहरी केंद्रों का निर्माण किया जाता था तो वहाँ पे कहीं न कहीं एक जो सामंतवाद था या जो सामंत लोग थे उनका संरक्षण प्राप्त होता रहता था। अतीत में शहरी दरबारों की रेशमी कपड़ों, हथियारों, आभूषणों, धातु की शिल्प कृतियों की मांग के कारण ही वाराणसी, कांचीपुरम, जयपुर, मुरादाबाद जैसे शहरी केंद्रों का विकास हुआ। तो यहाँ पे घुरिए इन कुछ विशेष शहरों का भी जिक्र करते हैं कि आखिर में जो वाराणसी, कांचीपुरम, जयपुर, मुरादाबाद ऐसे जो शहर हमें देखने को मिलते हैं वो इन्हीं के कारण हुए थे। जैसे कि हमें रेशमी कपड़ों को देख सकते हैं, हथियारों को देख सकते हैं, आभूषणों को देख सकते हैं या फिर जो धातुओं की शिल्प कृतियाँ बनती हैं उनके कारण कहीं न कहीं हमें ये शहरों का विकास देखने को मिलता है। संक्षिप्त में यदि कहा जाए तो घुरिए की दृष्टि में ग्रामीण शहरीकरण का कारण गांव की स्थानीय आवश्यकताएं ही थीं। ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान महानगरीय केंद्रों के विकास से भारतीय शहरी जीवन में बदलाव आया। अब ये छोटे बड़े शहर कृषि उत्पादन और हस्तशिल्प की वस्तुओं की खपत के क्षेत्र नहीं रहे थे बल्कि वे प्रमुख निर्माण केंद्र बन गए जिन्होंने भीतरी ग्रामीण क्षेत्र को कच्चा माल पैदा करने का क्षेत्र बना दिया कि कच्चा माल जो है वो गांव में पैदा होगा और फिर उससे हम शहरों में निर्माण करेंगे। इसके साथ साथ ये ग्रामीण क्षेत्र औद्योगिक उत्पादों की खपत के केंद्र बन गए और इस प्रकार से महानगर केंद्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर हावी हो गए। तो यहाँ पे एक हम लोग समझे कि किस प्रकार से भारत में जो ग्रामीण शहरीकरण की व्यवस्था देखने को मिली है। यहाँ पे ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है जो उपनिवेश काल था या जो बहुत सारा औद्योगिकरण हो रहा था उसके कारण भारत में शहरों का उद्भव हुआ है। तो यहाँ पे ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण जो इलाके थे वहीं से ज़रूरतों के लिए बाज़ार का निर्माण हुआ और फिर वो बाज़ार जो थे कस्बों में परिवर्तित हुए और उसकी वजह से शहरों का फिर निर्माण हुआ था। पिछली व्यवस्था के विपरीत अब शहरीकरण का फैलाव भीतरी ग्रामीण क्षेत्रों में होने लगा। घुरिए ने 1857 में महाराष्ट्र के पुणे जिले में लोनी कांड गांव का अध्ययन किया। तो यहाँ पे भी आप लोगों को एक फैक्ट्स मिल रहा है कि इन्होंने पुणे के लोनी कांड में भी इन्होंने अध्ययन किया था जो कि अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था से संबंधित था। इसका उद्देश्य सामाजिक ढांचे की निरंतरता को उभार कर प्रस्तुत करना था। पहले सन 1819 में एक ब्रिटिश अधिकारी ने इस गांव का अध्ययन किया था। इस संदर्भ में उन्होंने गांव की रूपरेखा, आर्थिक अधिसंरचना, जातियों का गठन, बाजार व्यवहार तथा राजनैतिक और धार्मिक प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। 1957 में किए गए
पुनर्सर्वेक्षण में घुरिये को गांव के जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक विस्तार में कोई खास अंतर नहीं दिखाई दिया। अर्थात जिस समय ये 1819 में जो ये ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा जो अध्ययन किया गया था उस गांव का, लगभग उसी तरह की व्यवस्था इनको जब 1957 में ये अध्ययन कर रहे थे उस गांव का, तब भी दिखाई दिया। ऐसा नहीं कि उस गांव में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ था। इसके अलावा घुरिये ने देखा कि गांव की रूपरेखा प्राचीन काल के एक लेख में उल्लेखित विवरण से मेल खाती थी। उन्होंने यह भी देखा कि गांव में कोई सुनिश्चित सामाजिक संरचना भी नहीं थी, वहां का सामाजिक ढांचा बिखरा हुआ सा था। इसके बावजूद यह गांव एक व्यवहारिक इकाई के रूप में जीवित रहा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एक इग्नू के पुस्तक में ही एक इमेज दिया हुआ है, तो इससे आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे गांव में जो व्यवस्था देखने को मिलती थी कि लोग सूत काटते थे और फिर इस सूत को बेचने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक मार्केट की ज़रूरत थी, तो कहीं ना कहीं एक बाज़ार का निर्माण हुआ और इस प्रकार से जो बाज़ार से सूत बेचे गए, फिर उन सूतों से यहाँ पे कपड़े बनाए जाते थे और फिर वो कपड़े जो थे वो कहीं न कहीं तैयार होके और दुकानों में दिखाई देते हैं। तो ये ग्रामीण शहरीकरण का एक उदाहरण आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि घुरिये के परिप्रेक्ष्य में है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि घुरिये ने भारत में धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज के बारे में आखिर में क्या कहा है। तो घुरिये ऐसा कहते हैं कि भारत में धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों के अध्ययन में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्होंने सन 1950 से 1965 के बीच इस विषय पर 3 पुस्तकें लिखी थी। तो इन्होंने जो धार्मिक विश्वास है और रीति रिवाज है, इस पे इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं और इसके बारे में समझते हैं कि उनके विचार में प्राचीन भारत, मिस्र और बेबीलोनिया में धार्मिक चेतना धर्म स्थलों से जुड़ी हुई थी। भारत और मिस्र में पूजा पाठ की पद्धति और धर्म स्थलों का वास्तुकला में भी समानता थी। तो कहीं ना कहीं ये जो हमें भारत और मिस्र में जो वास्तुकला है धर्मस्थलों का, इसमें समानता इन्होंने देखा था। घुरिये ने भारतीय धर्म में विभिन्न देवताओं की भूमिका पर अपनी रचना में शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे प्रमुख देवी देवताओं के उद्भव का अध्ययन किया है। उन्होंने इस अध्ययन के द्वारा पूजा की बृहत स्तरीय पद्धति के में स्थानीय या उप क्षेत्रीय विश्वासों को जोड़ने की आवश्यकता को पहचाना है कि किस प्रकार से जो हमारे पूजा करने के जो तरीके होते हैं उससे लोगों का क्या धार्मिक विश्वास होता है, तो स्थानीय स्तर पे या क्षेत्रीय स्तर पे किस प्रकार के विश्वास होते हैं, तो कहीं ना कहीं सबको एक दूसरे से जोड़ के इन्होंने अध्ययन किया था। इन देवी देवताओं के इर्द गिर्द धार्मिक समष्टि में भारत के विभिन्न नृजातीय समूह एकीकृत हो गए थे। भारत में प्रमुख पंथों के विस्तार का आधार राजनैतिक समर्थन या लोक समर्थन रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भारत में जो प्रमुख पंथ निकले थे अलग अलग, उसका जो विस्तार का जो आधार था वो कहीं ना कहीं राजनैतिक था। तो वहाँ पे लोगों को एक राजनैतिक समर्थन वहाँ पे प्राप्त था। महाराष्ट्र के गणेश उत्सव और बंगाल के दुर्गा पूजा उत्सवों को लोकप्रिय बनाने में बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे राष्ट्रवादियों के प्रयास शामिल थे। तो यहाँ पे भी आप लोगों को एक फैक्ट्स मिल रहा है कि महाराष्ट्र का जो गणेश उत्सव है, इसको अगर लोकप्रिय बनाने में किसका योगदान रहा है, तो वो बाल गंगाधर तिलक अर्थात बीजी तिलक का हाथ रहा है। और वहीं पे अगर बंगाल में दुर्गा पूजा की बात करें तो ये बिपिन चंद्र पाल का रहा है। ये राष्ट्रवादी नेता स्वाधीनता संग्राम के दौरान अपने राजनैतिक विचारों के प्रचार के लिए धार्मिक दृष्टि का उपयोग कर रहे थे। आज भी इन उत्सवों के पीछे राजनैतिक छवि जो है वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं जो भी त्यौहार होते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमें जो एक राजनैतिक जो प्रभाव देखने को मिलता है वो भी हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि
जीएस घुरिये ने साधुओं पे भी बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था। तो आखिर में भारतीय परंपरा में साधु की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में घुरिये जी का क्या विचार रहा है, इसको समझते हैं। घुरिये ने अपनी पुस्तक इंडियन साधुज में संन्यास की दोहरी प्रकृति की समीक्षा की है। यहाँ पे संन्यास की दोहरी प्रकृति की बात की गई है। इसको समझते हैं कि आखिर में इन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। भारतीय संस्कृति के अनुसार ऐसा समझा जाता है कि साधुओं या सन्यासियों को सभी जाति प्रतिमानों, सामाजिक परंपराओं आदि से मुक्त होना चाहिए। तो ऐसा हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार माना जाता है। वस्तुतः वह समाज के दायरे से बाहर होता है, अर्थात वह समाज के जो भी रीति रिवाज होते हैं उनसे उनका लेना देना नहीं होता है। शैव मतावलंबियों में यह आम रिवाज है कि जब उनके समूह का कोई व्यक्ति संन्यास या आत्मत्याग के मार्ग को अपनाता है तो वे उसका नकली दाह संस्कार कर देते हैं, अर्थात ये मानते हैं कि उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। उनकी जो ये इस दुनिया से जो मोह माया था, इस संसार से, वो कहीं न कहीं छोड़ दिया गया है। तो इसका अभिप्राय यह है कि वह समाज के लिए मृत समान है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसका पुनर्जन्म होता है। तो यह कहीं न कहीं हमें संन्यास की दोहरी प्रकृति देखने को मिलती है कि दुनिया के नज़र में तो वो मर जाता है, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो उसका पुनर्जन्म होता है। यह भी बड़ी दिलचस्प बात है कि 8वीं शताब्दी के सुधारक शंकराचार्य के समय से प्रायः हिंदू समाज का मार्गदर्शन साधुओं ने ही किया है। ये साधु एकांतवासी नहीं थे। इनमें से अधिकांश मठ व्यवस्था से जुड़े हुए थे, जिनकी अपनी विशिष्ट परंपरा होती थी। भारत में मठ व्यवस्था बौद्ध धर्म और जैन धर्म की देन है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिल रहा है कि भारत में जो मठ व्यवस्था है यह कहीं न कहीं बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है उसकी देन है। बाद में शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के भी मठ स्थापित किए थे। भारतीय साधुओं का काम धार्मिक विवादों में मध्यस्थता करना था। वे धर्म ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन के संरक्षक थे और बाहरी हमलों से धर्म की रक्षा करते थे। इस प्रकार हिंदू समाज में संन्यास एक रचनात्मक शक्ति के रूप में भी था। घुरिये ने विभिन्न श्रेणियों के साधुओं पर विस्तार से विचार किया। इनमें शैव, जिसे दशनामी, और वैष्णव, जिसे वैरागी कहते हैं, ये प्रमुख थे। तो इन्होंने इन दो पे काफ़ी कुछ अध्ययन किया है। इन दोनों मतों में नागा साधु थे। ये नागा साधु युद्ध प्रिय होते थे और वस्त्र नहीं पहनते थे। ये साधु हिंदू धर्म को हानि पहुंचाने वाले लोगों से लड़ने को तैयार रहते थे। बंकिम चंद्र चटर्जी का बंगला उपन्यास आनंद मठ शैव साधुओं की ही कहानी है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक और फैक्ट्स मिल रहा है कि जो आनंद मठ है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, इसमें शैव साधुओं के बारे में ही चर्चा की गई है। इन साधुओं ने 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश फौजों के विरुद्ध सहस्त्र संघर्ष में भाग लिया था। इसमें संदेह नहीं है कि वे ब्रिटिश फौजों से पराजित हुए, लेकिन इससे उनकी हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा का पता चलता है। वे साधु जो कुंभ के मेले पर बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं, पूरे भारत का लघु रूप हैं। वे अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन वे सभी एक ही धार्मिक व्यवस्था के अंग हैं। घुरिये के विचार में संन्यास भूतकाल का अवशेष मात्र नहीं है, अपितु वह हिंदू धर्म का प्राणभूत पहलू है। आधुनिक युग में विशेषकर विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और श्री अरविंद घोष जैसे कुछ सुप्रसिद्ध सन्यासियों ने हिंदू धर्म के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया है। अब यहाँ पे भारतीय जो कला और वास्तुकला है इसके बारे में
घुरिये जी का क्या विचार रहा है या इनके अध्ययन में उनका क्या योगदान रहा है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। घुरिये की भारतीय कला में भी काफ़ी गहरी रुचि थी। उनके अनुसार हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के कलात्मक स्मारकों में कई समान तत्व थे। इसके विपरीत हिंदू और मुस्लिम स्मारक बिल्कुल भिन्न मूल्य पद्धतियों पर आधारित थे। भारतीय मंदिरों के प्रेरणा स्रोत भारतीय तत्व थे। उनकी विषय वस्तु वेदों, महाकाव्यों और पुराणों पर आधारित थी, लेकिन मुस्लिम कला फारसी या अरबी संस्कृति पर आधारित थी और इनका आधार भारत की संस्कृति में नहीं था। घुरिये इस मत से सहमत नहीं थे कि भारत के मुस्लिम स्मारकों में हिंदू व मुस्लिम धर्म दोनों का समन्वय दिखाई देता है। मुस्लिम इमारतों में हिंदू कला के तत्व केवल अलंकरण के लिए युक्त हुए थे। यहाँ पे एक नाम आप लोगों को और याद रखना चाहिए, एन.के. बोस का। और इन्होंने मंदिरों पे, जो हिंदू की मंदिरें हैं वहाँ उनका अध्ययन किया था और उन्होंने ये बात कही थी कि जो हिंदू और मुस्लिम परंपरा दोनों हमें हर धार्मिक स्थलों पे देखने को मिलती है। जो भी हमें मंदिर देखने को मिलते हैं वहाँ पे कहीं न कहीं इन दोनों का हमें प्रभाव देखने को मिलता है। इसके विपरीत जो घुरिये जी हैं, इसका सीधे सीधे इन्होंने खंडन किया है और इन्होंने कहा है कि दोनों जो एक हिंदू धर्म की परंपरा है और मुस्लिम धर्म की परंपरा है, दोनों हमें अलग अलग नज़र आती है। कहीं पे हम एक दूसरे से जोड़ के इसे नहीं देख सकते हैं। इसके विपरीत राजस्थान पर मुस्लिम शासकों का राजनैतिक नियंत्रण होने के बावजूद भी राजपूती वास्तुकला में हिंदू आदर्शों और मूल्यों को बनाए रखा गया। घुरिये ने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की वेशभूषा के बारे में भी लिखा है। उन्होंने हिंदू, बौद्ध और जैन कलाकृतियों अर्थात वास्तुकला और मूर्तिकला द्वारा विभिन्न कालों की वेशभूषा के में विभिन्नताओं का चित्रण किया है। तो कहीं न कहीं इन्होंने विभिन्नताओं को देखा था कि आखिर में क्या क्या इनमें हमें अलग देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि राधा कमल मुखर्जी से कहीं न कहीं एक तुलना की गई है। तो यहाँ पे राधा कमल मुखर्जी ने भी भारतीय कला के बारे में लिखा है, लेकिन कला के प्रति इन दोनों के दृष्टिकोण में भिन्नता थी। मुखर्जी ने शताब्दियों से फल फूल रही कला को सभ्यता के मूल्यों, प्रतिमानों और आदर्शों के वाहक के रूप में देखा था। तो कहीं न कहीं जब मूल्यों के समाजशास्त्र की बात आती है तो हमें राधा कमल मुखर्जी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो सभ्यता का इन्होंने अध्ययन किया था, तो ये कहीं न कहीं मूल्यों, प्रतिमानों और आदर्शों का वाहक इसे माना था। इसके विपरीत घुरिये ने कला को विशेषतः हिंदू विन्यास के रूप में देखा है। घुरिये ने लिखा कि राजपूत वास्तुकला में हिंदू धर्म में उनकी आस्था प्रकट होती है। मुखर्जी ने इसी कलात्मक तथ्य को कुछ निम्न दृष्टि से देखा है। उनका कहना था कि राजपूत लोग बड़े उत्साह से स्मारक बनाने में संलग्न थे तथा उनका यह विश्वास था कि वे स्मारक उनके पश्चात उनकी कलात्मक विरासत के रूप में जीवित रहेंगे। इस प्रकार मुस्लिम शासकों के साथ निरंतर युद्धों के बावजूद भी राजपूत अपने संसाधनों का उपयोग कला के संरक्षण के लिए करते रहे। तो कहीं न कहीं एक घुरिये के जो विचार को हम लोग देखेंगे, ऐसा देखेंगे कि ये चूँकि ये पता है कि ये शाश्वत ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे, तो इनके पे जो हिंदू धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है वह कहीं न कहीं काफ़ी प्रगाढ़ देखने को मिलता है। यहाँ पे इन्होंने हिंदू मुस्लिम संबंध के बारे में भी काफ़ी कुछ इन्होंने कहा है और यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में घुरिये का क्या विचार था इसके बारे में। घुरिये ने अपनी पुस्तकों में हिंदू मुस्लिम संबंधों के बारे में पर्याप्त चर्चा की है। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को ऐसे अलग अलग समूहों के रूप में माना है जिनमें पारस्परिक आदान प्रदान की संभावना लगभग नहीं है। तो कहीं न कहीं घुरिये जो हैं वो हिंदू समाज को मुस्लिम समाज से बिल्कुल अलग मानते हैं कि ऐसा इन दोनों के जो विचार हैं, सोचने का तरीका है वो बिल्कुल भिन्न है। हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिल्कुल जोड़ के इन्हें नहीं देख सकते हैं। घुरिये के मन में हिंदुओं के प्रति समर्थन की भावना इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि भारत में लगभग
7 शताब्दियों से इस्लामी शासन में हिंदू मुस्लिम के बीच संघर्ष का वातावरण बना रहा। तो ये हम सभी को पता है कि किस प्रकार से जो एक मुग़ल शासन काल भी हमें देखने को मिलता है, या उसके बाद का या उसके पहले के बहुत ऐसे शासन काल हमें देखने को जो मिलेंगे, तो जहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम संघर्ष देखने को मिलता था। तो ये लगभग 7 शताब्दियों तक, अर्थात लगभग 70 जो 700 वर्षों की बात हम करें, 7 शताब्दी अर्थात 700 वर्षों तक ये हमें माहौल देखने को मिल रहा था। तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं घुरिये के ऊपर दिखाई देता है, और वो कहते हैं कि इस दौरान ज़बरदस्ती जो धर्म परिवर्तन, पूजा स्थलों का विनाश आदि के कारण हिंदुओं का मानस जो था वो बुरी तरह से विक्षुब्ध हो गया। यहाँ यह बात बता देना उचित होगा कि कुरान के नियमों के अनुसार मुस्लिम शासकों द्वारा की गई लूटपाट इस्लाम के में स्वीकार्य नहीं है। तो यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया गया है कि जो इस्लाम धर्म है वो कहीं ना कहीं जो ये लूटपाट की जो प्रवृत्ति है उसकी गवाही नहीं देता है, उसकी मान्यता नहीं देता है। लेकिन जो ये मुस्लिम शासक थे उस समय के, तो उन लोगों ने जो लूटपाट की थी वह कहीं ना कहीं एक राजनैतिक अपने वर्चस्व के लिए, प्रभाव के लिए ये सारी जो क्रियाकलाप थे उन्होंने उसको परिणाम उसका दिया था। तो इस प्रकार से इस्लाम धर्म भी हिंसा का समर्थन नहीं करता है। मुस्लिम शासकों ने धार्मिक विश्वास के बजाय राजनैतिक स्वार्थ के वशीभूत होके और तब जाके उन्होंने इस प्रकार से जो हिंदू प्रजा थी उस पर अपना बल उन्होंने प्रयोग किया था। इसे छोड़कर हिंदू मुस्लिम समुदाय की परस्पर क्रियाएं सांस्कृतिक दृष्टि से, रचनात्मक और सामाजिक दृष्टि से लाभप्रद थीं। सूफी मत ने भारत में भक्ति संप्रदाय को प्रोत्साहित किया। उर्दू साहित्य तथा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की समृद्धि और समान जीवन पद्धति ने यह दिखाया कि इस्लामी शासन की सकारात्मक भूमिका भी थी। देश में सांप्रदायिक तनाव वास्तव में औपनिवेशिक शासनकाल की देन थी। भारत में ब्रिटिश शासकों की यह राजनैतिक कूटनीति थी कि भारतीय समाज को विशेष रूप से हिंदुओं और मुसलमानों को बांट कर रखा जाए। तो यहाँ पे ये जो आप लोगों को घुरिये के विचार हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं कि किस प्रकार से जो एक हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय अलग अलग नज़र आते थे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक औपनिवेशिक शासन था, ब्रिटिश शासन था, उसका प्रभाव देखने को मिल रहा था। उन्होंने यह नीति सन 1857 की स्वाधीनता संग्राम के बाद बनाई गई थी, ताकि हिंदू और मुसलमान एक संयुक्त ताकत बनकर और उनके विरुद्ध खड़े ना हो सकें। तो कहीं ना कहीं ये हम सभी को पता है कि अंग्रेज़ों की जो रणनीति थी वो यही थी कि फूट डालो और राज करो। तो शहरीकरण से उत्पन्न हुए परस्पर हितों के टकराव ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। कहीं ना कहीं जो एक शहरीकरण की प्रक्रिया भारत में दिखाई दे रही थी उसने भी कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। 21वीं सदी में भी भारत के शहरी क्षेत्रों में धर्म की आड़ में राजनीतिक और आर्थिक कारणोंवश सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आज भी हमें 21वीं सदी में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। घुरिये की पुस्तक में समसामयिक उपद्रवों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने दिखाया कि वास्तव में ब्रिटिश शासन से पूर्व दोनों संप्रदायों के लोगों के बीच सहयोग का संबंध था। तो घुरिये ने इस बात को माना है कि ये जो हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय हैं इनमें ब्रिटिश शासन से पूर्व कहीं न कहीं एक सहयोगात्मक संबंध था। लेकिन जब ब्रिटिश शासन भारत में आया तो उस समय से ये हमें जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग इनकी कुछ पुस्तकों को देख लेते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा है। 1 मिनट, आ तो जाना चाहिए था, बस एक पेज है उसके लिए। 1 मिनट।
ये ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ, तो ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया। सॉरी, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दूँ। 1 मिनट। ओके, जीएस घुरिये की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। और चूँकि ये महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं वो इग्नू की बुक से हैं, तो इसलिए ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इसको मिस नहीं करिएगा। एक इसमें एटलीस्ट जो बुक है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा। इसके जो सन है, आखिर में किस सन में ये प्रकाशित हुई थी, ये भी अपने आप में उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, जो कि इंडियन साधु, जो कि 1953 में प्रकाशित हुई थी। हम लोग एक एक जो इनके विचार हैं उनके बारे में और उनकी जो संबंधित जो पुस्तकें हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। तो इंडियन साधु जी, हम सभी को पता है कि यहाँ पे जो भारत में साधुओं की क्या भूमिका रही है उसकी चर्चा इन्होंने की है। फैमिली एंड किन इन इंडियो यूरोपियन कल्चर, तो कहीं ना कहीं इन्होंने, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि फैमिली और जो परिवार और जो नातेदारी होती है उसकी इन्होंने जो इंडिया और यूरोपीय जो कंट्री हैं उनका उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो इसके बारे में भी इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। जब हम उनके विचारों से अगर जोड़ के देखेंगे तो पुस्तकें याद करना हमें आसान हो जाएगा। ये पुस्तक 1961 में प्रकाशित हुई थी। गॉड्स एंड मैन, ये 1962 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। एनाटॉमी ऑफ अ रूरबन कम्युनिटी, तो ये रूरबन कम्युनिटी के बारे में, अर्थात रूरल प्लस अर्बन, ये इन्होंने पुस्तक लिखी है जो कि 1962 में ही प्रकाशित हुई थी। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनकी बुक है ये, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। 1963 में ये प्रकाशित हुई थी। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये तो इनकी जो डॉक्टरेट इन्होंने किया था, इनकी थीसिस ही यही थी। तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया बुक 1969 अर्थात 1969 में प्रकाशित हुई थी। समाजशास्त्र से अलग घुरिये की अन्य भी कुछ पुस्तकें हैं। ये तो समाजशास्त्र से डायरेक्टली रिलेटेड पुस्तकें थी। वहीं पे अगर कुछ और पुस्तकें इनकी देखी जाएं तो इन्होंने लिखा है भरतनाट्यम एंड इट्स कॉस्ट्यूम, जो कि 1958 में प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तकें भी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन 1962 में प्रकाशित हुई थी। और इंडियन कॉस्ट्यूम्स, जो कि 1966 में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, ये आज जीएस घुरिये से संबंधित इनके मुख्य विचार थे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए, आप लोग छोटा छोटा हम क्लिप्स में पढ़ते हैं, ठीक है, हम उनको ऊपर ऊपर से अगर उनके विचारों को पढ़ लेंगे, आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। लेकिन अगर एक बार आप लोग इसे अच्छे से डिटेल में समझ लेंगे कि आखिर में घुरिये के विचार क्या रहे हैं, उन्होंने समाजशास्त्र के बारे में सोचा ही क्या है, जब उन्होंने समाजशास्त्र में जो योगदान दिया है, तो आखिर में उन्होंने भारतीय समाज का किस प्रकार से अध्ययन किया था, उनका सोचने का नज़रिया कैसा था। जब आप लोग इसको समझ लेंगे, उनके विचारों को समझ लेंगे, तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित जब कोई भी प्रश्न रहेगा तो आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो आप लोग एक लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।